दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है आखिरी अलविदा। कॉलेज शुरू हुए एक सप्ताह बीत चुका था। यूँ तो बाहर लगे बोर्ड के अनुसार यह स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता था, पर था शहर का मशहूर नवनिर्मित कॉलेज ही। शहर के भीतर बसा हुआ एक अलग शहर, लंबा चौड़ा परिसर, बगीचे, लड़के लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल और समारोह इत्यादि के लिए एक लंबा चौड़ा मैदान, पूरा का पूरा नया माहौल। यहीं पर आज सुबह से चहल पहल है। द्वितीय वर्ष के छात्र आज फ्रेशर्स को पार्टी दे रहे हैं। मैदान के बीचों बीच कैंप फायर का इंतज़ाम किया जा रहा था। आज नए छात्र अपना परिचय देंगे और कुछ अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन करेंगे। असली मुद्दा तो एक दूसरे को जानने और समझने का था। आखिर 3 साल साथ जो रहना था। कैंप फायर के दौरान मेरी नज़र एक लड़की पर कई बार अटक गई। इस नए शहर में यह चेहरा न जाने क्यों कुछ परिचित सा लग रहा है। परिचय देते समय उसने अपना नाम राधिका बताया, राधिका मुखर्जी। लेकिन मैं फिर भी हैरान था, उससे भी गुत्थी नहीं सुलझी। इस नाम की किसी लड़की को मैं अब तक नहीं जानता था और ना ही कोई मुखर्जी परिचितों में से थे। तब फिर कौन थी वह लड़की? उसने बहुत प्यारा एक मधुर गीत सुनाया। कैसा तो सम्मोहन था उस आवाज़ में। और वैसे भी बंगालियों के गले में विधाता जन्म से ही मधुर कंठ जैसे फिट कर देता है। मैं बात करने के लिए आगे बढ़ा। अच्छा अवसर था उसके गले की तारीफ करने का, परंतु उसे अनेक लोगों से घिरा हुआ देखकर मैं यूं ही वापस लौट आया। वह भी मुझे पहचानने का लगातार प्रयत्न कर रही थी। शायद 1-2 बार मैंने उसे अपनी ओर ध्यान से देखते हुए पाया, कौतूहल भरी नज़रों से। तभी उसने राह में पड़ा बैग उठाकर एक किनारे किया और फिर मेरे जहन में रेलवे स्टेशन पर बैग उठाए एक खड़ी हुई लड़की का चित्र अचानक से मन में कौंध गया। उसी सप्ताह की बात है। मैं मेस में बैठा था। अगली क्लास के प्रोफेसर के छुट्टी पर होने के कारण इत्मीनान से वहाँ बैठा हुआ था। जब राधिका भीतर आई और हॉल खाली होने के बावजूद मेरे पास आकर बैठने की इजाज़त मांगने लगी। बात शुरू करते उसने बताया, आप कहाँ से हैं? चेहरा कुछ परिचित सा लग रहा है, उसने मुझसे सवाल किया। जब मैंने उसे बताया कि हम एक ही ट्रेन से आए हैं और शायद एक ही कोच से और हमारी जर्नी भी दोनों की एक साथ ही थी और शायद हमारी मुलाकात स्टेशन पर हुई थी, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, मानो किसी समस्या का हल पाकर मन में चैन आ गया हो। यूं हुई हमारी दोस्ती की छोटी सी शुरुआत। मैं इंजीनियरिंग करके MBA करने आया था और वह अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने आई थी। उसे मौज मस्ती करना खूब पसंद थी। जीवन से भरपूर थी वह और मैं चुप, बिल्कुल चुप होने के बावजूद उसके इस जीवन दर्शन से बुरी तरह प्रभावित था। इसी को विपरीत का आकर्षण कहते हैं शायद। इसलिए हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए थे। हमारी मुलाकातें लंबी होने लगी थी और हमारी बातें घनिष्ठ। कोर्स संबंधी समस्याओं की बात करते करते हम अक्सर निजी बातें भी करने लगे थे। उससे हर रोज़ मिलना मेरी आदत में शामिल हो गया था। वह एक दिन भी ना दिखे तो दिन अधूरा लगने लगता था। मैं शायद उसे चाहने लगा था, टूटकर चाहने लगा था, पर अपने मन की बात व्यक्त कैसे करता। मैं एक जैन परिवार से, हमारे घर तो प्याज लहसुन भी नहीं आता था। अगर केक भी आता था तो वह भी बिना अंडे वाला। हमारा संयुक्त परिवार था। दादा दादी तो साथ ही रहते थे।
ऊपर नीचे ताऊ चाचा का भी घर साथ में ही था। घर भी हमने यह देखकर खरीदा था कि हमारे पड़ोसी के घर मांसाहारी भोजन तो नहीं पकता और राधिका को तो बिना मछली के खाना भाता ही नहीं था। तो आखिर कैसे मैं पहल करता। मुझ में अपनों से लड़ने का साहस बिल्कुल नहीं था। अपनी इच्छाओं का दमन करना ही एकमात्र राह बची थी। वही मुझे सही लगी और एक दिन कोर्स भी आखिर समाप्त हो ही गया। इस बीच कैंपस प्लेसमेंट में हम में से अधिकांश की नौकरी लग चुकी थी। घर जाने के दिन आखिर आ ही गए और राधिका भी अपने घर जाने लगी। तो मैं उससे मिलने उसके कमरे में गया। मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम बहुत अच्छे हो कल्पेश, बस ऐसे ही बने रहना। मुझे एक दिन बाद जाना था। मैं अपने कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगा। अटैची में सब कुछ डाल लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था मानो बहुत कुछ पीछे छूटा जा रहा है। न जाने क्या क्या छूट गया पीछे। समारोह वाला वह स्थान जहाँ उसे पहली बार नोटिस किया था, लाइब्रेरी की वह मेज़ जहाँ बैठकर वह पढ़ा करती थी क्योंकि पास वाली खिड़की से अच्छी रोशनी आती थी, मेस की वह कोने वाली सीट जहाँ हमने अनेक बार एक साथ बैठकर भोजन किया था, वह सब मेरी नज़रों से हमेशा के लिए गुम हो जाने वाला था। मैं बुरी तरह उदास था। इन सब को बांधकर कैसे संग ले जाऊं, कैसे? कमाल है, घर आकर जब सामान निकाला तो पता चला ढेर सारी यादें स्वयं ही संग चली आई हैं। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली। अब तो दुनिया की जंग में अपनी योग्यता आजमानी थी। अच्छा होता यदि राधिका का साथ मिला होता, पर वह न हुआ। मैं स्वयं को अकेला और उदास महसूस करने लगा जब राधिका का एक मैसेज आया कि उसका विवाह तय हो गया है। प्रेम विवाह तो नहीं कह सकते, पर उनके परिचितों में कोई था जिसके लिए उसने हाँ कर दी थी। विवाह 2 माह बाद होना था और राधिका ने मुझे भी अपने विवाह में आने का न्योता भेजा था, पर इतना मजबूत नहीं था मैं कि उसका विवाह किसी और के संग होता हुआ देख सकूं। मैं इतना मजबूत कभी नहीं था। अच्छा है उसने संदेशा ही भेजा था। टेलीफोन पर उसकी आवाज़ सुनकर जाने में क्या प्रतिक्रिया कर बैठता। मुझे अपनी नई नौकरी के लिए नागपुर पहुंचना था। मैं उसी की तैयारियों में जुट गया। फिर से नई जगह बसना, नए लोग, काम का नया माहौल। राधिका साथ होती तो बात और थी। अकेला होते ही उसकी यादें मुझे आ घेरती। मैं बार बार उसकी यादों में खो जाता। नौकरी लग जाने पर माँ विवाह के लिए अब लगातार दबाव डालने लगी। उनके हिसाब से इस भीड़ भरे शहर में उनका बेटा पूरी तरह अकेला था, इसलिए शीघ्र ही उसका विवाह कर देना लाजमी था। और उनकी नज़र कब से एक लड़की पर थी, अरुणा। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला था, बस अपनी इच्छा ही जताई थी और अपनी पसंद बताई थी। माँ के दूर के रिश्ते में ही थे अरुणा के पिता और एक शहर में रहने के कारण थोड़ा बहुत आना जाना था आपस में। छुटपन में मैं और अरुणा मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचाया करते थे। हालांकि वह मुझसे 3 वर्ष छोटी थी। मेरी दोनों दीदियाँ मुझसे काफ़ी बड़ी थी और घर में मेरा कोई संगी साथी नहीं था। शायद इसलिए अरुणा से मेरी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। लड़ाई भी खूब होती थी और फिर थोड़े बड़े हुए तो लड़ाई तो क्या, वह पहले की तरह मुझसे खुलकर बात भी नहीं करती थी। पता नहीं क्यों झट से सब कुछ मान जाती थी। उसकी पीठ पीछे बहनें मुझे तुम्हारी चमची कहकर छेड़ती रहती थी। युवा होते होते मैं उसकी अनुराग से भरी आँखों की भाषा पढ़ने लगा था, परंतु सच पूछो तो मुझे वह सब अजीब लगता। न जाने क्यों
मुझे उससे कोई कनेक्शन ही नहीं लगता। मुझे उसके लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। सीधी सी भली सी लड़की थी वह, पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ? अब तो वह मेरी पत्नी है। अब तक तो मैं राधिका के सम्मोहन में बंधा था, पर अब वह कहानी ख़त्म हो चुकी थी। पर दुनिया के लिए माँ का फिर से टेलीफोन आया और कहा कि अरुणा के माता पिता उसके विवाह की सोच रहे हैं। उन्होंने हमसे भी पूछा है। निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। जो तुम चाहो हमें बता दो। मैं बीते कल को पकड़े कब तक आखिर बैठा रह सकता था। निर्णय लेने का सचमुच समय आ गया था। एक ज़रूरी काम निपटा देने की भांति मैंने हामी भर दी और यूं अरुणा मेरी पत्नी बनकर हमारे घर आ गई। मन में ढेर सारा प्यार समेटे एमए पास घर में ही खुश रहने वाली उसकी कोई ऊंची उड़ानें नहीं थी। घर में वह इस तरह रच बस गई थी मानो वह सदा से यहीं रहती आई हो। उसके मन की बात पूरी हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। वह खुश रहती तो पूरे घर में खुशी का माहौल रहता था। विवाह के पश्चात पूरा 1 महीना मम्मी पापा के साथ गुजारकर हम नागपुर आ गए। यह भी अरुणा का ही सुझाव था कि हनीमून पर जाने की बजाय वह समय परिवार के साथ बिताया जाए। हमारे लिए तो नागपुर वैसे ही हनीमून ही हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों वहाँ अकेले होंगे। घर में खूब रौनक लगी रही उन दिनों। दोनों दीदियाँ भी प्राय आ जाती। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी और वह अरुणा से खूब हिलमिल गए थे। कुछ तो था कि बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे। नागपुर आकर मैंने निश्चय किया कि मैं राधिका को पूरी तरह से अपने दिल से निकाल दूंगा। मेरा बीता कल अब मुझसे कोसों दूर था। जिंदगी कोई टीवी सीरियल नहीं कि पुराने आशिक जिंदगी के किसी मोड़ पर हमारा इंतज़ार करते खड़े फिर मिल जाएं। आगे बढ़ते रहना ही जीवन की असली सच्चाई है। पर इन सब नेक इरादों के बावजूद और मन के अनेक निश्चयों के बावजूद मैं राधिका को जहन से पूरी तरह निकाल नहीं पा रहा था। शायद मेरी ईमानदारी में ही कुछ कमी थी। मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं था अपने मन के साथ। शायद उसे याद करना मुझे अच्छा लगता था। रात को बिस्तर पर लेटा जब मैं इंतज़ार कर रहा होता तो वह चेहरा अरुणा का नहीं बल्कि राधिका का होता और बेखुदी में कई बार उसी का नाम भी मुंह से निकल गया। पता नहीं कितनी बार अरुणा ने मुझे उसको राधिका के नाम से संबोधित होते हुए सुना होगा। नागपुर आने से पहले वह मम्मी पापा से इसरार करके आई थी कि वह हमारे पास नागपुर ही आकर रहें। बहुत कहने पर भी उन्हें आने में आखिर 3-4 महीने तो लग ही गए। सब कुछ समेटना इतना आसान नहीं होता। उनके आने से घर फिर भरा भरा सा लगने लगा। अरुणा उनका पूरा का पूरा ख्याल रखती। मेरी माँ मुझसे भी अधिक अरुणा के साथ सहज होती और उन्हीं के साथ ज़्यादा वक्त बिताती। पर माँ जब भी नन्हे शिशु की बात करती तो अरुणा खामोश हो जाती। पता नहीं मम्मी का इस बात पर ध्यान गया कि नहीं, पर मुझे लगता कि शिशु के प्रसंग पर अरुणा न सिर्फ खामोश वरन उदास भी हो जाती। जबकि मैं जानता था कि अरुणा को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। थोड़े दिनों के बाद एक बात और भी नोटिस की मैंने। उसकी आवाज़ में जो पहले सहज चहक थी, जो खनक थी, जो खुशी थी, वह मंद पड़ती जा रही थी। हमारे विवाह को वर्ष होने को आया था। मित्र पार्टी की मांग करने लगे और मैंने उनकी वह मांग अरुणा तक पहुंचा दी थी। उसे मिलने मिलाने का बहुत शौक़ था। वह पार्टियों में बहुत खुश होती थी। मैंने जब भी अपने मित्रों को घर पर बुलाया था तो उसने बड़े जोश के साथ सब इंतज़ाम किया। बढ़िया भोजन बनाया और घर को भी सजाया संवारा। मुझे लगा
चलो इसी बहाने अरुणा का मूड बदलेगा, उसमें पहले वाला जोश फिर जगेगा। परंतु मित्रों की पार्टी वाली फरमाइश सुनकर वह चुप ही रही। उस बारे में उसने कुछ नहीं कहा। आखिर 2 दिन बाद मैंने फिर पार्टी का जिक्र छेड़ा। उसने एक भरपूर नज़र मेरी तरफ देखा पर बोली कुछ भी नहीं। न तो उसने कोई रुचि दिखाई और न ही क्या बनाना है, कितने लोगों को बुलाना है इत्यादि प्रश्न किए। समय कम बचा था सो मेरे भीतर खलबली मची थी। मैंने यह भी सोच लिया था कि यदि अरुणा इस बार इतनी मेहनत नहीं करना चाहती तो ठीक है, तो पार्टी किसी होटल में भी रखी जा सकती है। मेरे भीतर गहन अपराध बोध था। मैं यह भी अच्छी तरह से जानता था कि राधिका वाले रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है। जिंदगी बहुत आगे निकल आई है। निस्संदेह मैं अपराधी था और ये मैं मानता भी था। अरुणा के प्रति अपराधी। क्या यह मेरी कमज़ोरी थी कि मैं चाहकर भी अभी तक राधिका को भूल नहीं पाया था? क्या मेरे प्रयत्नों में कोई कमी रह गई थी? क्या मैंने पूरे मन से प्रयत्न किया ही नहीं था? शायद यही सच्चाई थी। गलती मेरी ही थी तो सुधार भी मुझे ही करना था। मैं ये मानता था कि मेरी गलती है। 2 दिन बाद मैंने फिर से बात छेड़ी। वर्षगांठ की पार्टी के बारे में क्या सोचा है? मैंने पूछा उससे। वह कुछ पल चुप रही पर मेरी प्रश्न सूचक निगाहों को बहुत देर नज़रअंदाज नहीं कर पाई। मैं उसे घूर रहा था। वह बोली, अभी तो मैं यही तय नहीं कर पाई हूँ कि अपने लिए क्या करना है। वह आगे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन चुप हो गई। उससे पूर्व मैंने ही पूछा, क्या मतलब? मैं सच ही उसकी बात का तात्पर्य नहीं समझ पाया था। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय लिया है, सदैव के लिए। और यदि मैं निरुत्तर बैठा था तो इसलिए कि मैं उसका मंतव्य भीतर उतार ही नहीं पा रहा था। आखिर क्या कह रही है वह? कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा भी कुछ कह सकती है, कि वह ऐसा सोच भी सकती है। शायद हमारे समाज में पुरुषों के जहन में यह सोच गहरे से भर दी जाती है कि पति ग्रह के सिवा स्त्री का कोई और ठिकाना नहीं होता। फिर वह रुक रुक कर कहने लगी, इसमें संदेह नहीं कि तुमसे विवाह करना कभी मेरा सपना था। मैं बचपन से यही चाहती थी और मेरी सबसे प्रबल इच्छा थी यह, पर ज़बरदस्ती स्वयं को तुम पर थोपने को भी तैयार नहीं हूँ मैं। तुम किसी और को चाहते रहो और मैं इसे अपना भाग्य समझूं। असल में हाँ, दुर्भाग्य मानकर चुपचाप स्वीकार कर लूं, यह नहीं होगा मुझसे। वह बीते कल की स्त्री थी, अनपढ़ और लाचार, आर्थिक सामाजिक रूप से पति पर आश्रित। मैं वह बनने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार औरत हूँ। ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अपना आत्मसम्मान भूलकर तुम्हारे दर पर नहीं पड़ी रहूँगी। अभी तक तो मम्मी पापा का दुलार रोके हुए है, परंतु मम्मी जी बार बार दादी बनने की आस लगा बैठी हैं। पर जब अपनी ही स्थिति डामाडोल हो तो एक और जान की कैसे सोचूं भला? सच ही तो कह रही थी अरुणा। मैं अभी तक अपने अतीत में ही विचर रहा था। यह मेरी भूल थी। यह भूल कर कि मेरा एक वर्तमान भी है। मैंने भी तो अपना प्यार खोया था, पर फिर भी मैं उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर पा रहा था। फिर क्यों नहीं समझ पा रहा था अरुणा का दर्द, जो अपना मनचाहा पाकर भी खाली हाथ रह गई थी। जिस तरह पति पूर्ण समर्पण चाहता है, ठीक उसी तरह पत्नी भी तो चाहती होगी। यह बात कैसे नज़रअंदाज कर गया मैं। कैसा लगता होगा अरुणा को मेरा यह टूटा फूटा व्यवहार और राधिका का नाम जपना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने अरुणा से अपनी
गलती सुधारने का वादा किया और अपने कमरे, स्मृतियों एवं अपने समूचे जीवन से राधिका को अलविदा करने का दृढ़ निश्चय ले लिया। एक बार और आखिरी बार अलविदा, आखिरी अलविदा। तो दोस्तों, कैसी लगे आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय भी ज़रूर देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।